हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम आज अपने एक इम्पोर्टेंट थिंकर के बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका बर्थ 1861 में होता है एंड 1941 में इनकी डेथ हो जाती है। एंड आज हम इस सेशन में इनकी बायोग्राफी करेंगे। वैसे तो अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर हम इनकी बात करें तो हमारा नेशनल एंथम जन गण मन किसने लिखा है? जय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही कंपोज किया है। अगर हम पूरे एशिया की बात करते हैं, एशिया में फर्स्ट फिलोसफर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो जे एक आइकॉनिक फिगर हैं इन द इंडियन कल्चरल रेनेसांस, मीनिंग जिनका बर्थ देखिए 1861, मीनिंग 19th सेंचुरी के एंड में जब जे एक्टिव होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारे कल्चर में बहुत सी बुराइयां होती हैं तो इनको खत्म करने की बात करते हैं। जे हर एक समाज में इम्प्रूवमेंट रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इंडियन कल्चर रिफॉर्म वैसे जैसे राजा राम मोहन राय जी थे, तो इनके जो फादर क्या थे, ब्रह्मो समाज के बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर थे, क्योंकि ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय जी बंगाल से थे और जे भी बंगाल से ही थे। तो इंडियन कल्चर रेनेसांस के जे मन्ने परमन्ने थिंकर रहते हैं एंड पॉलीमैथ पोएट, मीनिंग एक ऐसे पोएट जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। राइटर थे, फिलोसफर थे, म्यूजिशियंस थे, एजुकेशनलिस्ट थे, तो जी बहुत ही ज्यादा पढ़ते थे। तो जो इनकी पढ़ाई है ना, इसकी रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की और इसके लिए इसके फादर चाहते थे कि इनको बैरिस्टर बनाया जाए, तो इसके लिए जी इंग्लैंड भी जाते हैं, लेकिन वहां भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़कर आ जाते हैं। तो इनके ग्रैंडफादर कुछ और चाहते हैं, लेकिन इनका मन तो लिटरेचर में था, तो जी बहुत ही लिटरेचर पढ़ते हैं। तो जो इनको टाइटल्स मिले हुए हैं और इनकी मेन कुछ अचीवमेंट्स है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो जो महात्मा गांधी जी हैं इनको गुरुदेव कहते हैं। तो कवि गुरु का नाम भी किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। विश्व कवि जे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। एंड बर्ड ऑफ द बंगाल, अगर शेक्सपियर की बात करें, जैसे हम इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर की बात करते हैं, वैसे ही बंगाल के शेक्सपियर किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही कहा जाता है। जो इन्होंने अपनी पोएम्स लिखी हैं, इनकी पोएम्स के लिए 103 पोएम्स थी जो गीतांजलि में लिखी गई हैं। तो इसको जब इंग्लिश ट्रांसलेट की जाती है और उसके बाद जब पढ़ा जाता है तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। तो गीतांजलि में हमको किसका संदेश दिया गया है? लव का दिया गया है, जो डिवोशन टू गॉड है। जो भी रेसिज्म है, क्लासेस हैं, डिफरेंसेस है, इनको खत्म करके हमको सिर्फ एक परमात्मा को, एक भक्ति को ही मानना चाहिए। जो बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट माने जाते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी थिंकिंग क्या है कि ह्यूमन ही सुप्रीम है। जैसे हम किसी को कम्युनिस्ट कहते हैं, किसी को सोशलिस्ट कह रहे हैं, किसी को कैपिटलिस्ट कह रहे हैं, तो ये कौन से थे? ह्यूमनिस्ट थे। हमारे पास बहुत से लिबरल थिंकर्स थे, तो इनमें भी जो सबसे सुप्रीम ह्यूमनिस्ट है, ह्यूमन की डिग्निटी को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो वैसे तो इन्होंने अपना स्कूल में ड्रॉप आउट किया था, लेकिन 1915 में जितना कुछ भी इन्होंने राइट किया, इनको नोबेल प्राइज मिला। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है इनको अवार्ड देती है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, एंड इसके साथ ही इनको नाइटहुड अवार्ड भी मिलता है बाय ब्रिटिश। 1950 में नाइटहुड का अवार्ड मिलता है, तो ये ब्रिटिशर देते हैं। लेकिन जो 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होते हैं, इसकी रोष की वजह से जिसको रिटर्न कर देते हैं। एंड 1940 में ऑक्सफोर्ड डॉक्टरेट है, इसकी डिग्री भी दी जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है? इन्होंने खुद कभी भी डॉक्टरेट नहीं की, खुद पीएचडी नहीं की है, लेकिन फिर भी इनको बहुत सी डिग्रीज मिलती हैं, तो इनको बहुत सी अचीवमेंट है, तभी तो इनको गुरुदेव, कवि गुरु भी माना जाता है। अगर हम इनकी बर्थ, एजुकेशन और मैरिज की बात करते हैं तो इनका बर्थ 7 मई 1861 इन कैलकाटा में होता है। जिनके फादर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो खुद स्पिरिचुअल थे। एंड जो इनके ग्रैंडफादर हैं वो क्या थे? बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मीनिंग कैलकाटा के मन्ने परमन्ने इंडस्ट्रियलिस्ट।
कैपिटलिस्ट थे, कोल माइनिंग इंडस्ट्री सभी के सभी बिजनेस थे। इनके अपने फादर की 30th सन थे एंड इनकी मदर का नाम है शारदा देवी। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जी खुद क्या थे, एक स्पिरिचुअलिस्ट थे। जैसे ब्रह्मो समाज है, ब्रह्मो समाज के साथ जुड़े हुए थे, उनको बहुत से फंड देते थे। तो जी क्या थे, आप स्पिरिचुअल थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो भी स्पिरिचुअल रास्ते पे ही चलते हैं। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, जो इनके बड़े ब्रदर थे देवेंद्रनाथ जी, देवेंद्रनाथ क्या थे, वो भी एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, पोएट थे। उन्होंने अपनी बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो पब्लिश करते हैं। तो जब जे अपनी पब्लिकेशन स्टार्ट करते हैं 1874 में, तो अपने ब्रदर की मैगजीन में ही पब्लिश करते हैं। मीनिंग 61 में बर्थ होता है, 74 में फर्स्ट पोएम है पब्लिश भी हो जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि इनकी पोएम्स हैं बहुत पसंद आती हैं, फिर जो पोएम है पोएम लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 2000 से भी ज्यादा पोएम्स को लिखा है। एंड इनके जो बड़े ब्रदर एक है सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, वो क्या है, जैसे हम आईएएस की बात करते हैं, वो आईएएस में फर्स्ट इंडियन थे जो सिलेक्ट हुए थे। एंड 78 में जे इंग्लैंड जाते हैं टू बिकम बैरिस्टर। तो अब जे बैरिस्टर बनने के लिए, लेकिन इनको तो लॉ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इसीलिए क्या करते हैं जे अपनी डिग्री को इनकम्प्लीट कर देते हैं। वहां पर इनको इंग्लिश लिटरेचर है पढ़ने का मौका मिलता है, जी म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक है, वो भी सीखते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर को, म्यूजिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एंड 1880 में वापस आ जाते हैं और इसके बाद 83 में इनकी मैरिज होती है मृणालिनी देवी से। जो मृणालिनी देवी हैं उस टाइम सिर्फ 10 इयर्स की थी, तो इनकी शादी हो जाती है और उसके बाद जो फैमिली लाइफ में भी बिजी हो जाती है, लेकिन इसके साथ इनका पोएटिक वर्क है वो साथ साथ ही चलता जाता है। तो इन्होंने बहुत सी लिटरेरी वर्क किए हैं एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। कि अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स की क्रोनोलॉजी ही आती है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने मोर देन 2000 पोइम्स हैं वो लिखी हैं। जब भी अपनी पोइम्स लिखते थे अपना पेन नेम यूज करते थे भानु सिंह ठाकुर, और उसके बाद ये 12 नॉवेल्स भी लिखते हैं, बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज हैं वो लिखते हैं। काबुलीवाला हमने बचपन में भी पढ़ी थी, हमारी बुक्स में भी थी, तो टेक्स्ट बुक्स में काबुलीवाला स्टोरी है हमेशा ही होती है और इसके ऊपर मूवीज भी बनी है। तो काबुलीवाला बहुत ही पसंदीदा सभी की एक शॉर्ट स्टोरी है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1892 में लिखी थी। उसके बाद से बहुत से ड्रामा ऐसे लिखते हैं। तो इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत कुछ लिखा है जिससे लोगों को बहुत सारी एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स की भी बात की है। तो जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और इनकी क्रोनोलॉजी क्या है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। तो पहले इनकी आती है चौकरबली जो 1903 में पब्लिश होती है। तो चौकरबली क्या थी, तो 1902 में क्या होता है, इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तो वाइफ की डेथ होने के बाद जो बहुत से सीरियस हो जाते हैं। 1902 से लेकर अगर हम 1907 के टाइम पीरियड की बात करते हैं, इन्होंने अपने बहुत सी नियरेस्ट टीयर्स को खोया है। तो इस टाइम से सीरियस नॉवलिस्ट बन जाते हैं। उस टाइम अपनी वाइफ की याद में एक चौकरबली बुक है, जे बुक पब्लिश करते हैं, वो लिखते हैं जिसमें उन्होंने अपने दुख की बात की है। उसके बाद जो गीतांजलि है 1910 में लिखती हैं। तो 1910 में बहुत सी पोइम्स लिखी थी जो लव को, डिवोशन को, गॉड को डिवोटेड थी। वो पोइम 103 पोइम का कलेक्शन है, वो गीतांजलि में है। उसके बाद गोरा है 1910 में आती है। तो 1910 में कौन सा टाइम पीरियड था जब नेशनल मूवमेंट से बहुत फास्ट चल रही थी, जो सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। तो सोशल रिफॉर्म, सोशल मैसेज गोरा के थ्रू दिया जाता है। और उसके बाद होम एंड द वर्ल्ड और गोरे भैरे, इसको 1960 में पब्लिश किया जाता है, जो किसके रिगार्डिंग है, जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट लिखी गई है। एंड उसके बाद नेशनलिज्म 1917 में जो वर्ल्ड वॉर 1 होती है, इस टाइम पीरियड में नेशनलिज्म इसके रिगार्डिंग लिखते हैं। और उसके बाद रिलीजन ऑफ मैन जे 1931 में देते हैं। 33 में इनका एक लेक्चर भी होता है रिलीजन ऑफ मैन में, जो ह्यूमनिस्ट है इसके रिगार्डिंग हमको अच्छे से पता चल जाता है क्योंकि ह्यूमनिज्म की बात की थी। और इसके बाद अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की बात करते हैं, वो क्या है,
1874 में जो अपनी फर्स्ट पोइम है अभिलाषा इसको पब्लिश करते हैं। इसके बाद इनका लिटरेरी वर्क है स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1975 में अपने ब्रदर के जो भी मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, इनमें रेगुलर जो पोइम्स हैं लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह इनकी लाइफ है। पोइम में स्टार्ट होती है 78 में, जो आगे पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन है वो सीख कर आते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ कर आते हैं। और उसके बाद 91 में आते हैं, बंगाली में मंथली मैगजीन है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम सदाना होता है। 92 में काबुलीवाला आता है, जिसमें शॉर्टली स्टोरीज हैं बहुत सी पब्लिश करते हैं। और 1901 में जी स्टार्ट करते हैं एक स्कूल विच प्रोवाइड एशियंट इंडियन एजुकेशन। तो इसके लिए क्या है, जब इनका बर्थ हुआ था 1861 में, तो 1862 में जो इनके फादर हैं एक लैंड को एक्वायर करते हैं, जिसको आज के टाइम में शांति निकेतन कहा जाता है। तो शांति निकेतन को वो इस तरह लोगों के एजुकेशन के लिए स्टार्ट करते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं, लेकिन इसको डेवलप करने का काम जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो कर रहे हैं। तो 1901 में वहां पर एक स्कूल स्टार्ट किया जाता है, जिसमें इंडियन एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे स्वदेशी मूवमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह जी क्या करते हैं, स्कूल स्टार्ट करते हैं, स्कूल के लिए फंड लेते हैं, स्कूल के लिए बहुत से जितना कुछ भी है अपना लिटरेरी वर्क है वो भी कॉपीराइट तक सील कर देते हैं। एंड 1905 में जे स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लेते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं राखी बंधन उत्सव। तो 1905 जब बंगाल की डिवीजन होती है, पार्टीशन कर दी जाती है, उस टाइम जे पार्टीशन के अंगेज से लाला लाजपत राय जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, बिपिन चंद्रपाल जी हैं, जे लाल बालपाल एक्सट्रीमिस्ट थे। उसी तरह जो टैगोर जी हैं जे भी एक्सट्रीमिस्ट ही थे। इन्होंने कभी भी गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना साथ नहीं दिया था, क्योंकि जे एक्सट्रीमिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट है जो तिलक जी के द्वारा स्टार्ट की जाती है उसमें अपनी पार्टिसिपेशन देते हैं और लोगों को एक करने के लिए राखी बंधन उत्सव है इसको बनाने का बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आफ्टर दैट 1908 में इलेक्टेड हो जाते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविंशियल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, जो पवना में जो बंगाल की एक सिटी है वहां पर होती है। उसके बाद जे जितनी भी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसमें मेनली जे एज अ प्रेसिडेंट होते हैं, वहां पर सोशल मैसेज देते हैं, लोगों को एक करते हैं। 1911 में जो कंपोज करते हैं नेशनल एंथम जन गण मन, एंड जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनर बंगला 1905 में जे भी किसके द्वारा कंपोज किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही हुआ था। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है गीतांजलि के लिए। 15 में इनको नाइटहुड अवार्ड मिलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन 1919 में जी क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, क्योंकि जलियांवाला मैसेकर होता है। 21 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। जब हम कहते हैं ना 1901 में जे क्या करते हैं, स्कूल स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेकर फिर 21 में क्या करते हैं, जिसको आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहा जा रहा है, इसका फाउंडिंग स्टोन रखते हैं। और इसके लिए इनको इनके फंड की जरूरत थी। इन्होंने जितने भी इनकी पोइम्स थी, पोर्ट्स थी, रिटन मटेरियल था, इनके कॉपीराइट को सेल कर दिया। एंड इसके साथ जो ड्रामा भी करते थे, इस तरह इन्होंने बहुत सा फंड कलेक्ट करने की कोशिश की थी, ताकि विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसका फंड है, इसका काम चल सके, लोगों को एजुकेशन दी जा सके। एंड 1933 में जो लेक्चर देते हैं रिलीजन ऑफ मैन में, जिसमें सब लोगों को एक मानते हैं, वननेस की बात करते हैं, जिसको 1931 में इन्होंने बुक को पब्लिश किया था। 33 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में इनका लेक्चर भी होता है। तो इस तरह इनको अपनी लाइफ टाइम में बहुत सी अचीवमेंट मिलती है। एंड 1940 में ऑक्सफोर्ड डॉक्टरेट है वो भी मिलते हैं। तो इस तरह क्या होते हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट की है, लेकिन इनकी एज की वजह से 1941 में जब अपनी लास्ट ब्रीथ लेते हैं और इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन की है। नेक्स्ट सेशन में हम इनके व्यूज करेंगे नेशनलिज्म के रिगार्ड। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।